अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 11 जो कि है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या सीखना है और क्या क्या नहीं सीखना है, इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। ओके, इंट्रोडक्शन के अंदर जैसा कि चैप्टर के नाम से वाज़ेह हो रहा है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है ऑल अबाउट द हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, यानी कि जो हीट से मतलब, टेम्परेचर से मतलब, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हीट है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज के अंदर, और उस एनर्जी को हम किस तरह मैकेनिकल वर्क के फॉर्म में हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके बारे में इसमें पढ़ना है। उसके अलावा इसमें हमने जो है मेन जो हमारी हेडिंग्स होंगी, जैसे कि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी लिखा होता है कि इसमें हमने बेसिक पॉस्टुलेट्स करने हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। फिर हमने एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो गैसेस जो हैं वो अपना मोमेंटम शिफ्ट करती हैं टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिसे हम प्रेशर का नाम देते हैं, ठीक है, उसकी डेरिवेशन करेंगे। उसके अलावा फिर हमने जो देखना है कि इसकी जो पार्टिकल्स ऑफ द गैस है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस है, उसके अंदर कितनी टाइप्स ऑफ मोशंस है, और उसमें जो प्रोमिनेंट मोशन होती है जो कि प्रेशर डेवलप करती है, जो कि ट्रांसलेशनल मोशन होती है, और उसी की लिहाज से हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं, उसको पढ़ेंगे। फिर हमने डिफरेंट गैस लॉ जो कि आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ एटसेट्रा, उनको हमें डिस्कस करना है। फिर हमने देखना है कि किस तरह हमारे जो है वही लॉज जो हैं आगे जो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स बनते हैं, फिर हमने उन लॉ थर्मोडायनामिक्स लॉज को, फर्स्ट लॉ है और सेकंड लॉ जो है, फिर उसको हम यूज़ करेंगे। और फर्स्ट लॉ की बेस के ऊपर फिर हमने हीट इनटू वर्क और वर्क इनटू हीट जो है, उसी की बेस के ऊपर हमने डिफरेंट जो फिनोमिनाज हैं थर्मोडायनामिक्स के, जो टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे कि आपके हीट इंजन्स हैं, और जो आपके इंजन्स हैं, हीट इंजन जिनको हम कहते हैं, एक्चुअली उनको हमने अंडरस्टैंड करना है। और फिर बाद में इसके अंदर जो डिफरेंट जो इंजन्स के बारे में आप पढ़े हैं और आपको पता भी है, इसमें फिर सबसे प्रोमिनेंट इंजन जो आइडियल इंजन जिसे कहा जाता है, जो कि कार्नट इंजन और कार्नट थ्योरम के नाम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 11 जो कि है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या सीखना है और क्या क्या नहीं सीखना है, इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। ओके, इंट्रोडक्शन के अंदर जैसा कि चैप्टर के नाम से वाज़ेह हो रहा है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है ऑल अबाउट द हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, यानी कि जो हीट से मतलब, टेम्परेचर से मतलब, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हीट है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज के अंदर, और उस एनर्जी को हम किस तरह मैकेनिकल वर्क के फॉर्म में हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके बारे में इसमें पढ़ना है। उसके अलावा इसमें हमने जो है मेन जो हमारी हेडिंग्स होंगी, जैसे कि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी लिखा होता है कि इसमें हमने बेसिक पॉस्टुलेट्स करने हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। फिर हमने एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो गैसेस जो हैं वो अपना मोमेंटम शिफ्ट करती हैं टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिसे हम प्रेशर का नाम देते हैं, ठीक है, उसकी डेरिवेशन करेंगे। उसके अलावा फिर हमने जो देखना है कि इसकी जो पार्टिकल्स ऑफ द गैस है, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस है, उसके अंदर कितनी टाइप्स ऑफ मोशंस है, और उसमें जो प्रोमिनेंट मोशन होती है जो कि प्रेशर डेवलप करती है, जो कि ट्रांसलेशनल मोशन होती है, और उसी की लिहाज से हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं, उसको पढ़ेंगे। फिर हमने डिफरेंट गैस लॉ जो कि आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ, इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द इंडस्ट्री बिकॉज वी कैन यूज आवर रॉ मटेरियल्स एंड वी कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल एनर्जी एज अ form of heat, and this heat can be utilized to convert the water into steam and produce electricity and to run the engines and etc etc. So इस चैप्टर के अंदर थर्मोडायनामिक्स जो है एक्चुअली इसमें मेजरली हम देखेंगे कि कैसे गैसेस जो हैं उनकी मूवमेंट जो है, और डिफरेंट गैस लॉज जो हैं, और गैसेस का बिहेवियर जो है एक्चुअली वो किस तरह होता है, कि किस तरह टेम्परेचर बढ़ाने से हीट उनकी हीट इंटरनल एनर्जी वगैरह जो है उनकी इंक्रीज करने से कैसे गैसेस के मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर चेंज होता है, और उनके इस बिहेवियर को हम कैसे यूटिलाइज करके उनसे प्रेशर जनरेट करवा के उस प्रेशर को हम किस तरह यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। सो द चैप्टर नेम इज हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज 11.1. I am going to discuss first topic of this chapter. This was the brief
introduction of this chapter, heat and thermodynamics. Now let's study first topic of chapter number 11, which is kinetic theory of gases. Topic 11.1, which is also our first lecture of this chapter, named kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases. Okay, dear learners, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसेस के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमारे पास पहले कोई थ्योरी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, ठीक है, कि डिफरेंट गैसेस जो हैं और डिफरेंट मैसेज की ओके और डिफरेंट उनकी जो है काइनेटिक एनर्जी होती है और उनकी ये एनर्जी, उनका ये बिहेवियर जो था वो चेंज होता, किस तरह चेंज होता है बाय द इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट. ओके, सो काइनेटिक जो बिहेवियर ऑफ गैसेस जो है वो बेस करता है, हमारे पास सबसे पहले मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ली गई. मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से मुराद था कि उसके देखा गया जी कि जो गैसेस जो हैं उनका वॉल्यूम चेंज होता है, टेम्परेचर ज़्यादा कम करने से उनका प्रेशर कम ज़्यादा करने से उनका वॉल्यूम चेंज होता है, वो कैसे प्रेशर जनरेट करते हैं. फिर इसकी बेसिस के अंदर जो उनकी जो मूवमेंट्स थी, मूवमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस पार्टिकल्स, उनको स्टडी किया गया माइक्रोस्कोपिकली. माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो एविडेंसेस जो रिप्रेजेंट किए, फर्स्ट एविडेंस जो था रिप्रेजेंट किया गया वो बहुत पुरानी डिटेल स्टडी है, हिस्ट्री है इसकी, एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, वो यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे. जस्ट इसके एविडेंसेस जो थे माइक्रोस्कोपिकली, जो इसके एविडेंसेस जो थे, जो प्रोमिनेंट एविडेंसेस जो थे, जो दलाइल जो थे, जो इसके पीछे मफरूजात थे जिन्होंने इसको वैलिड किया इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को, उसके अंदर सबसे जो प्रोमिनेंट जो थे वो दिए आइंस्टाइन ने. आइंस्टाइन ने और ब्रोनियन. ओके, ये दो बंदे जो थे इन्होंने कह लें कि इनके दो एविडेंसेस जो थे, जो आपकी बुक के अंदर भी डिस्कस किए गए हैं, एक्चुअली ये एविडेंसेस जो थे ये वैलिड समझे गए. ओके, आइंस्टाइन और ब्रोनियन के जो एविडेंसेस जो हैं वो इसके रिप्रेजेंट किए गए हैं. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो है उसको डिस्कस किया गया कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आइंस्टाइन और ब्रोनियन मोशन जो थी, ब्रोनियन मोशन ऑफ स्मोक पार्टिकल्स, they were the most valid evidences which support this theory, kinetic theory of gases. इसी की बेसिस के ऊपर जो था kinetic theory of gases को जो था वो फॉर्म किया गया. So what were the basic postulates? What are the basic postulates, basic points which derived by this theory about the gases, which is called kinetic theory of the gases? Those postulates are also written in your textbook. So first postulate is finite volume of a gas molecule. Finite volume mean to minute volume of a gas consists of large number of particles. Actually mean to say that छोटा सा वॉल्यूम जो होता है हमारे पास, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैस का जो होता है वो उस पे कंप्राइज होता है. यानी कि हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं. लेट्स से दिस इज गैस मॉलिक्यूल्स. ओके, तो यहां पे पिस्टन है हमारा, लेकिन जब इसको हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करते जाते हैं और बिल्कुल क्लोजली ले आते हैं पिस्टन को, कह लें कि नियरली ये टच करता है बॉटम ऑफ द वेसल, बॉटम ऑफ द कंटेनर, तो तब क्या होता है? तब हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो
वॉल्यूम है वो बहुत निग्लिजिबल हो जाता है, यानी उनका जो वॉल्यूम था लार्ज, वेरी लार्ज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस वो फाइनाइट रह जाता है, माइन्यूट सा, थोड़ा सा रह जाता है, माइन्यूट। ये था फर्स्ट पोस्टुलेट आपका, जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का था, जो कहता था फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ अ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन बी Na 6.0 to 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, जो कि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इनका जो वॉल्यूम जो था वो वेरी वेरी माइन्यूट, वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम विच कैन बी नेग्लिजिबल फॉर आइडियल गैस। सो द सेकेंड postulate, the second point which defends this theory is the size of the molecule is much smaller than the distance, than the separation between the two molecules. What does it mean by? इसका क्या मतलब है कि जो molecules का size है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है, सेकंड पोस्टुलेट जो है, उन्होंने कहा कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल का साइज जो है वो इतना छोटा है जबकि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उनके साइज से कई गुना ज्यादा है। इनके दरमियान इंटरस्पेसिंग डिस्टेंस जो है वो इनके मॉलिक्यूलर साइज से क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस। द third postulate of this kinetic theory is the gas molecules are in random motion and may change their direction after the every collision। यानी कि ये molecules of the gases जो हैं, ये molecules जो हमेशा random motion में होते हैं, ओके, सो दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस जो कि हमेशा रैंडम मोशन में होंगे। ये बच्चों इनकी कोलिजन होगी हर डायरेक्शन पे जब ये कोलाइड करेंगे विद इटसेल्फ एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ओके, दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट। द फोर्थ पोस्टुलेट, this is the third postulate. The fourth postulate, which is the fourth postulate of this theory, the collision between the gas molecules, collision among themselves, molecules के दरमियान जो collision है, और on the walls of the container, जिस वेसल के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर हैं, तो ये उससे क्या करते हैं, जाके टकराते हैं। themselves of wall container assumed to be perfectly elastic. What does it mean by elastic? This is the fourth postulate. Collision between the molecules, mean to say among themselves and on the walls of the container, elastic. Okay, if the collision is elastic, what does it mean by? It means that their kinetic energy, their internal energy remains constant. Their kinetic energy constant means they does not lose their energy during their collision, and their collision assumed to be perfectly elastic. So this is the fourth postulate of this theory, which is kinetic theory of the gases. Now let's discuss the fifth postulate of this theory, which is the molecules do not exert force on each other except during collision. Okay, like we have studied earlier, you have studied in your chemistry classes that there is a force among the molecules, among the atoms, when they form a compound, like the force which is intermolecular force, the force which is hydrogen bonding, the force which is electrostatic force. So in those senses, उस sense के लिहाज से, उस concept के लिहाज से, kinetic theory of gases explains that there is no force of attraction between two molecules of the gas. So they do not exert a force of repulsion or force of attraction among themselves. What does it mean by? It means that दो molecules जो हैं वो एक दूसरे पे कोई force नहीं लगाते, ना वो एक दूसरे को attract करते हैं और ना एक दूसरे को repel करते हैं, but
दे कैन कोलाइड, वो कोलाइड कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर मोशन। एक मॉलिक्यूल आ रहा है, दूसरा आ रहा है, वो कोलाइड कर सकते हैं ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू देयर मोशन, बट इंट्रिंसिकली जो है उनकी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस की कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकें, एक्सेप्ट कोलिजन। कोलिजन हो सकती है, इसके अलावा कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एटसेट्रा। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस present. So kinetic theory of the gases tells that what? It tells us that there is no force among the molecules except collision. So students, those are the 5 postulates, 5 basic points, and there are also other dry points. और भी points हैं kinetic theory of gases के, जबकि आपकी इस book के अंदर जो 5 points हैं, आपने paper of point view के लिहाज से आपने वही 5 points याद करने हैं, question paper के अंदर आ सकता है, right? The postulates of the kinetic theory of the gases. So you will have to learn those 5 postulates. It's easy and you can learn it quickly. Now let us discuss the next subtopic of this chapter 11.1 topic number, and this its subtopic is pressure of gas or pressure of gases. We are going to discuss its subtopic of 11.1, which is pressure of gas. Okay, students, we are going to drive mathematical formation. We are going to drive a mathematical formula by using the kinetic theory of the gases, how when the molecules of the gases collide with the walls of container, they actually transmit their momentum, because every molecule has mass m and they also can have velocity due to its motion. So product of mass and velocity must have momentum mv, and this momentum transfer to the walls which create pressure on the walls. So we are going to drive the formula, drive the mathematical formation of this pressure by using the kinetic theory of the gases. Okay, according to kinetic theory of gases, pressure exerted by the merely a momentum which transfer on the walls of the container or the vessel. So because molecules are continuously in motion, they are continually move randomly here, there, and etc. So each molecule when collide to the walls of the container, that molecule transfer its momentum to the walls of the container in form of the pressure. So let us find out the expression of the pressure exerted by the gas on the walls of the vessel or the container. Let us consider we have a vessel like a cubical type. हमारे पास एक cubical type vessel है. It's no more okay, let us consider we have a cubical type vessel. हमारे पास cubical type एक vessel है. इसको थोड़ा nominate कर देते हैं as nominated by your textbook. In your textbook, this is x-axis, this is y-axis, and of course this is z-axis. Okay, x-axis, y-axis, and z-axis. Now nominate this cubical vertices corners as A, B, C, D, E, F, G,
and H. Okay, we have a cubical type vessel of sides A, B, C, E, F, G, H, A, F, E, D and G, B, C, H. These are the sides of the cubical vessels, and let's say this cubical vessel, each length of a side is L. हर एक ही साइड की लेंथ जो है वो क्या है, L है. ओके, एंड लेट अस कंसीडर कि इस क्यूबिकल साइड के अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस है. कोई भी गैस आपने ली हुई है, उसके n नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस है, ठीक है. और हर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, उसका मास जो है वो m ले लें. ओके, यहां पे हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, लेट्स से कि उसकी वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी v जो है वो v1 है. हमने एक मॉलिक्यूल जो है कंसीडर किया है. लार्ज नंबर ऑफ द n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक मॉलिक्यूल का मास m है, उसकी वेलोसिटी जो है हमने v1 ली हुई है. अब हमने कोई भी जो है मॉलिक्यूल ले लिया है, उसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v1 है क्योंकि फर्स्ट मॉलिक्यूल है. अब बच्चों स्टूडेंट्स देखें आप कि मॉलिक्यूल जो हमने लिया है m, उसमें से फर्स्ट मॉलिक्यूल यानी v1 वेलोसिटी ली है, तो उस मॉलिक्यूल के पास कितनी डायरेक्शन है मूवमेंट के लिए? 3 डायरेक्शन, 3 डायमेंशन है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस. तो लेट्स हमने इस वेलोसिटी को स्प्लिट कर लिया एज v1x, v1y और v1z में, क्योंकि इस मॉलिक्यूल ने v1 वेलोसिटी वाले के पास जो 3 कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज आते हैं इन 3 डायमेंशन, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तो उसके लिए आज हमने v1 को स्प्लिट कर लिया, क्योंकि ये तीनों वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी जो है वो पैरेलल हैं. किसके? अलोंग द x एक्सिस, अलोंग द y एक्सिस, अलोंग द, यानी x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के अलोंग जो है ये तीनों कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर कंपोनेंट्स जो हैं वो पैरेलल आ रहे हैं. अब बच्चों होगा क्या, हमने क्योंकि फर्स्ट मॉलिक्यूल को कंसीडर किया, लेट्स से कि वो हमारे पास ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, वो मॉलिक्यूल वो इस तरह मूव कर रहा है टुवर्ड्स द साइड ए बी सी डी, ए बी सी डी की तरफ जो है वो मूव कर रहा है. हमने निकालना है इसका मोमेंटम. सबसे पहले निकालेंगे इसका इनिशियल मोमेंटम, फिर हम निकालेंगे इसका फाइनल मोमेंटम, फिर हम निकालेंगे इसका चेंज इन मोमेंटम. सो मॉलिक्यूल जो था फर्स्ट मॉलिक्यूल ये वाला, ये ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है टुवर्ड्स द साइड ए बी सी डी. ओके, सो ए बी सी डी साइड की तरफ मूव करेगा, तो इसका हमने निकालना है चेंज इन मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम एक्चुअली यानी मोमेंटम हमारे पास क्या होगा जब वो मूव करेगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ओके बच्चों, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये इक्वल होगा हमारे पास किसके? चेंज इन मोमेंटम के. इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम. ओके, चेंज इन मोमेंटम, कंसीडर दिस. ओके बच्चों, ये जाएगा इस वॉल के ऊपर जाके फोर्स लगाएगा, मोमेंटम प्रेशर लगाएगा, यानी कि मोमेंटम अपना लगेगा इसका. तो वो मोमेंटम जो होगा, और ये वॉल इसके ऊपर मोमेंटम लगाना चाहेगी, तो होगा माइनस एम वी वन एक्स. अब क्योंकि ये जो हमारी टोटली इलास्टिक मोशन है, इलास्टिक कुलैयन है, हमारा कुलैयन जो है जब उसकी वॉल के साथ यहाँ पे टकराएगा आगे, दोबारा रीबाउंड होगा, रीबाउंसिंग होगी उसकी. जब वो रीबाउंस होगा तो उसका मोमेंटम फिर हमारे पास क्या आएगा? वही सेम मोमेंटम लेंगे, क्योंकि कुलैयन हमारा क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम -2 टाइम m1 ना कहें बल्कि m ही कह लें, क्योंकि m मैस सेम मैस है ना सबका, इसलिए ये हमारे पास आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम. ओके, अब इसने रिकॉइल करना है, वापस मुड़ना है. ये आया, लगा
और वापस आएगा। फिर जब ये बच्चों वापस आएगा तो इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है? ऑपोजिट साइड है इसकी ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच की तरफ इसने आफ्टर रिक्वाइल करने के बाद इसने वापस मुड़ना है और जाना है किसकी तरफ? ई एफ जी एच साइड की तरफ। अब जब वहां पे जाएगा, सिमिलरली जिस तरह ये ए बी सी डी वॉल के साथ जो साइड जो थी, ये वाली साइड जो थी, उसके साथ जाके ये क्या हुआ था? कोलाइड किया और वापस आया। इसी तरह इस साइड के साथ भी सिमिलरली यही होगा। अब क्योंकि इसने दोबारा फिर इसके ऊपर लगना है, कोलाइड करना है, फोर्स लगनी है, दोबारा फिर इससे रिकॉइल होना है, तो बच्चों हमने अब क्या करना है? हमने देखना है कि दोबारा जब ये वापस आएगा, रीबाउंस होकर इसने दोबारा फिर मूव करना है किसकी तरफ? उसी साइड की तरफ, फर्स्ट साइड की तरफ, ए बी सी डी की तरफ। तो अब हमने निकालना है टोटल डिस्टेंस, जो इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया, और इसका फिर हमने टाइम लैप लेना है। तो टाइम लैप निकालते हैं। होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया होगा, साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। ओके, जब ये दोबारा वापस आएगा यहां से ई एफ जी एच साइड से रीबाउंस होके दोबारा फिर साइड, फर्स्ट साइड उसी की तरफ आएगा, ए बी सी डी की तरफ, क्योंकि कोलिजन हमारा परफेक्टली इलास्टिक है। जब उसकी तरफ आएगा तो टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास हो जाएगा 2l, ठीक है। जबकि वेलोसिटी जो थी इसकी हमने देखी वो VIX थी। हमने टाइम इंटरवल निकालना है डेल्टा टी। बेसिक इक्वेशन हमारे पास टाइम स्पीड डिस्टेंस की जो है वो हमारे पास क्या होती है? S इक्वल V इंटू टी। हमने बच्चों इसी इक्वेशन को लेना है। तो T इक्वल आ गया हमारे पास क्या? S ओवर V। अब यहां पे हमने इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना है। हम इसको T के लिखेंगे डेल्टा T, जबकि S को जो है टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 2l है, और V को हम लिखेंगे VIX। तो इस तरह ये हमारे पास वो टाइम इंटरवल है जिसमें ये साइड ABCD से टकरा के वापस गया EFGH पे, वहां से टकरा के वापस जब इस तरफ आएगा तो टोटल डिस्टेंस 2l जो इसने कवर किया विद द वेलोसिटी कंपोनेंट VIX, बिकॉज अलोंग द x एक्सिस ले रहे हैं हम, और डेल्टा टी जो है वो टाइम ड्यूरेशन है जो कि हमने निकालना है। अब क्योंकि ये बार बार जा रहा है एक साइड से दूसरी साइड पे, तो अब हमने निकालनी है नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, यानी कि नंबर ऑफ द कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल पर सेकंड बच्चों हम निकालने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है ना, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होगी ना नंबर ऑफ कोलिजन, वो होगा 1 ओवर डेल्टा टी के, विच इज द फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ द कोलिजन पर सेकंड हमारे पास आ जाएगी। हम वो लिखेंगे यहां पे नंबर ऑफ द कोलिजन पर सेकंड, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, वो आ जाएगी। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे क्योंकि ये टाइम, इस टाइम का रेसिप्रोकल होगा लाइक फ्रीक्वेंसी, तो वो हो जाएगा VIX ओवर 2l। सो स्टूडेंट, दिस इज द नंबर ऑफ द कोलिजन पर सेकेंड टू द फेस ABCD, एंड सिमिलरली फॉर द फेस EFGH, and similarly for the other phases. Okay, this is the number of the collision per second of the molecule which makes with the phase ABCD. You consider, or you can have EFGH, or you can have other phases. So now let's find out the rate of change of the momentum of the molecule, or you can say per number of collision to the phase, let's say ABCD, EFGH, whatever. Now we are going to write. Hope you have noted down. Now the rate of change of the momentum of molecule per number of collision per second, वो हम निकालते हैं rate of change of the momentum। रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम हमारे पास क्या आएगा बच्चों? देखो टोटल हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम कितना था? -2 MVIX। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नंबर ऑफ कोलिजन पर नंबर ऑफ कोलिजन निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ कोलिजन हमें भी निकाली थी VIX ओवर 2l। 2 से 2 हम क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। देन वी कैन हैव
m, ये वी आई एक्स और ये वी आई एक्स, दो वी आई एक्स आ रहे हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, वी आई नहीं है बल्कि ये 1 है, मैं ये लिखे वी वन एक्स स्क्वायर, ओके, ओवर एल. So this is the rate of change of the momentum of molecule due to the collision with the phase A, B, C, D, A, which is equal to number of per second. Okay, हमने पढ़ा था according to the Newton's law of motion, according to second Newton law of motion, when the velocity change, when the momentum change, so equal to the impulse, or you can say the rate of change of momentum is equal to the applied force. डेफिनेटली कि जब ये मॉलिक्यूल जो हैं, जब ये कोलाइड करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो ये क्या लगाते हैं, एक्चुअली ये फोर्स करते हैं, फोर्स लगा रहे होते हैं, मोमेंटम शिफ्ट कर रहे होते हैं. सो विच इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्चुअली इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स, सो लेट्स से वो अप्लाइड फोर्स, क्योंकि हम अलोंग द एक्स एक्सिस फॉर द फर्स्ट मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो ये हम एक्सप्रेशन ले लेते हैं फॉर द F1x. F1x. अब बच्चों देखें, एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन मोशन. एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है. अगर ये फोर्स लगा रहे हैं तो ये इसकी ऑपोजिट फोर्स लगेगी, तो इसके लिए डायरेक्शन हम माइनस में लेंगे. ये रिएक्शन फोर्स होगी, एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की क्या होगी, ये रिएक्शन फोर्स. ओके, सो ये रिएक्शन फोर्स जो है ये माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो F1x इक्वल आ जाएगा M1 V1, M1 नाम लिखे M x square over L. So this is the force exerted by the first molecule, and this is the opposite force actually, which is equal and opposite according to Newton action and reaction, which is the first force of the molecule. Now all the forces due to the all other molecules can be determined, can be find out. Let's say हमारे पास जो total n number of molecules जो थे इस साइड पे along the x axis, जो कि साइड A B C D के ऊपर लगे, इसी तरह along the x axis जो है साइड E F G H के ऊपर जो है हम वो निकालते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स वो के n है. सो इनकी वेलोसिटी कंपोनेंट्स वो भी क्या होंगे, n होंगे. पहले वाले मॉलिक्यूल की Vi है V1x, दूसरे वाले की V2x, तीसरे वाले की V3x एंड सो ऑन. क्योंकि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो Vnx टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से के वो जो है ओरिजिन से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी कंपोनेंट इंडिविजुअली V1x, V2x, V3 एंड Vnx जो है वो मूव कर रहे हैं अलोंग द x एक्सिस. और सिमिलरली इनकी टोटल फोर्स अलोंग द Fx होगी जो कि अलोंग द x एक्सिस होगी. ईच मॉलिक्यूल की F1x, F2x, F3x प्लस ऑन Fnx. तो बच्चों ये टोटल फोर्स हो जाएगी. तो टोटल फोर्स एक्चुअली हमारे पास Fx है, वो हम निकालते हैं. फर्स्ट की हमने निकाली थी, वही थी mv1x स्क्वायर ओवर एल प्लस m इंटू v2x स्क्वायर ओवर एल प्लस सॉन अप टू mvnx स्क्वायर ओवर एल. ओके बच्चों, ये इंडिविजुअली जो है अगर इसको हम इंडिविजुअली देख लें तो ये इंडिविजुअली जो है हर एक मॉलिक्यूल की वो फोर्स है जो कि ऑपोजिट टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर है. अब हमने देखना है प्रेशर जो है जो इम्पार्ट होता है, प्रेशर जो ट्रांसफर करते हैं विच इन फॉर्म ऑफ मोमेंटम. जो प्रेशर जो था हमने देखा कि अगर हमारे पास एक वॉल्स ऑफ द कंटेनर है, उस पर एक मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहा है तो उसका कोई ना कोई यूनिट एरिया A होगा, इस पर लगने वाली उसकी फोर्स F होगी और उससे जनरेट होने वाला प्रेशर जो है वो क्या होगा, P होगा. तो वो प्रेशर जो है वो हम निकालने जा रहे हैं. टोटल फोर्स ये है हमारे पास. तो प्रेशर जो एक्सर्ट करेंगी वो हम कहते हैं अलोंग द x एक्सिस ले लें Px, वो होगा Fx ओवर A. सो दिस इज द प्रेशर जनरेटेड ऑन द x along the x axis wall of all the molecules, number of molecules, which is equal to the Fx over A. So write the value Fx as it is
A is length into length L square. Now substituting the value, which is this, inside of the fx. fx में अगर हम ये सारी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्रेशर एक्चुअली Px इक्वल आ जाएगा। अब देखें बच्चों, हमारे पास fx की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हमने लिखा fx ओवर a और ये हमने लिखा fx ओवर l स्क्वायर। अब इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1 ओवर l स्क्वायर बाहर ही ले लें आप, अंदर जो है fx की वैल्यू जो हमने ली m इंटू v1 x स्क्वायर ओवर l प्लस mv2 x square over L plus so on up to n number of molecule along the x-axis. Okay, तो up to n number of molecules along the x-axis. अब हमने क्या करना है, इसमें से आप देख सकते हो कौन से जो वेरिएबल हैं जो कांस्टेंट आ रहे हैं, मैस, ठीक है, यहाँ पे एज अ वेरिएबल के तौर पे नजर आ रहा है हमें, m जो है वो कांस्टेंट है एक्चुअली मास ऑफ द मॉलिक्यूल, जबकि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब वो भी कांस्टेंट है। बच्चों ये दोनों हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो प्रेशर अलोंग द एक्स एक्सिस हमारे पास आ जाएगा, m बाहर आ जाएगा, ये l स्क्वायर और ये l मल्टीप्लाई होके l क्यूब हो जाएगा, जबकि अंदर हमारे पास तमाम वेक्टर कंपोनेंट, रिजल्टेंट वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटीज अलोंग द एक्स एक्सिस स्क्वायर्स उनके आ जाएंगे, so on nx square. ओके बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने लेना है, क्योंकि ये मैस रखती हैं तो इनका कोई ना कोई वॉल्यूम भी है, तो इनकी कोई ना कोई डेंसिटी भी होनी चाहिए। सो ईच मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल मस्ट हैव मैस। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द टोटल मैस हमारे पास जो है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, ऑफ इंडिविजुअली मैस कितना m है, तो टोटल मैस हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल मैस जो है दे मस्ट हैव प्रोडक्ट ऑफ m इंटू n, m और n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मैस आ जाएगा। जबकि वी नो दैट डेंसिटी जो होता है हमारे पास, डेंसिटी रो एक्चुअली क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब बच्चों मैस टोटल हमारे पास क्या है, ये वॉल्यूम, क्योंकि हमारे पास क्यूब है तो वो हो जाएगा l क्यूब, वो क्या हो जाएगा l क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम हम लेंगे। अब यहां से हम थोड़ी सी रीअरेंजिंग करते हैं, यहां पे हमारे पास फैक्टर जो इसमें कॉमन आ रहा है वो ये फैक्टर आ रहा है कॉमन, और इधर से इस इक्वेशन के अंदर ये आ रहा है m ओवर l क्यूब, m ओवर l क्यूब यहां भी है। अगर थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, इट इंप्लाइज दैट रो ओवर n इक्वल आ जाएगा m ओवर l क्यूब। अब बच्चों मैं ये वैल्यू जो है अगर इसकी जगह पे इंसर्ट कर दूं, रो ओवर n, ये डेंसिटी ओवर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल आते हैं m ओवर l क्यूब के, अगर ये वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दी जाए इस जगह पर तो क्या होगा, लेट्स सी। ये वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि रो ओवर n। सो दिस इज द एक्सप्रेशन जो कि हमारे पास आता है फॉर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। अब हमने इसको थोड़ा सा चेंज करना है, हम n को थोड़ा इस यहां से n को हटाते हैं और रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और n को नीचे ले जाते हैं। ओके बच्चों, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली जो टर्म है, इसको नाम दिया जाता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। ये हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटीज है, किसकी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स विच आर ट्रेवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। सो दिस इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और मीन ऑफ द स्क्वायर्ड वेलोसिटी भी इसे कहा जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पूरी क्वांटिटी को ऐसे, मीन लेके और इसका स्क्वायर, बिकॉज दिस वेलोसिटी इज अलोंग द एक्स एक्सिस, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ये मीन है, ये एवरेज है, ये एवरेज, और ये मीन स्क्वायर रूट वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटीज या स्क्वायर ऑफ मीन वेलोसिटीज भी इसे कहा जाता है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने इस पूरी टर्म को हटा के सिर्फ इसको हमने यहाँ पे
एडजस्ट करना है, यहां पे लिखना है। साथ साथ आप नोट डाउन करते जाएं। रो, ये सारा कुछ आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। अब बच्चों ये पैरेंथेसिस जो है ये मीन एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करते हैं मीन स्क्वायर को, यानी कि मीन एवरेज को, ठीक है, मीन स्क्वायर वेलोसिटीज अलोंग द एक्स एक्सिस। अब बच्चों ये है अलोंग द एक्स एक्सिस प्रेशर, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला हमने निकाला एक्स प्रेशर का अलोंग द एक्स एक्सिस। अब क्योंकि अगर हमारे पास डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उनकी जो डेंसिटी है अगर वो सेम है इसके अंदर, तो इट मींस दैट जितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा दिस साइड उतना ही मोमेंटम इस साइड पे, उतना ही इस साइड पे, उतना ही साइड, यानी जितना अलोंग द एक्स एक्सिस जो है वो मोमेंटम ट्रांसफर होगा उतना ही वो वाई एक्सिस, उतना ही जी एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर टू द x axis, y axis and z axis होगा। So this is the momentum which is perpendicular to the along the x axis toward the side A, B, C, D और E, F, G, H। So इसी तरह momentum हमारे पास P y रो into V y square root, और इसी तरह हमारे पास P z होगा रो into V z square मीन स्क्वायर। So अगर हम देखें यहाँ पे सपोज कर लें कि ये तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स जो थे एक्चुअली ये मूव कर रहे थे रैंडमली, ठीक है, अगर ये रैंडमली मूव कर रहे थे तो इट मींस दैट कि मीन स्क्वायर वेलोसिटीज जो हैं, जितने मॉलिक्यूल प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, चांसेस ले लेते हैं, जितने इस तरफ गए उतने उस तरफ गए उतने ही इस तरफ, यानी कि जितने अलोंग द एक्स एक्सिस गए उतने अलोंग द वाई एक्सिस गए उतने ही अलोंग द जी एक्सिस गए। अगर हम इनको कंसिडर कर लेते हैं इट मींस इनकी जो मीन स्क्वायर वेलोसिटीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। इट मींस दैट वी एक्स स्क्वायर मीन इक्वल आना चाहिए वी वाई स्क्वायर मीन इक्वल आना चाहिए वी जी स्क्वायर मीन, और ये हम ले लेते हैं वी स्क्वायर मीन के, इसको इक्वल ले लेते हैं। अब चूंकि ये इसके इक्वल आ रही है इट मींस दैट ओके, अभी इसको रहने दें, ये तीनों कंपोनेंट सेम आ रहे हैं, तो टोटल मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होगी वो हम ले लेंगे इसका सम, यहां पे हम सम कर देंगे, वो एक्चुअली भी आएगी हमारे पास किसके इक्वल वी स्क्वायर मीन के, स्क्वायर मीन वेलोसिटी के। अब चूंकि ये तीनों सेम थी तो मैं वी एक्स स्क्वायर मीन को वी वाई मीन स्क्वायर को वी जी मीन स्क्वायर को एक सिंगल वेलोसिटी के साथ सबको मैं एक्स एक्स कर लेता हूं, तो इट मींस दैट इसको मैं लिख सकता हूं चूंकि हमने सपोजिशन की है कि तीनों सेम है तो टोटल वी मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं वी एक्स स्क्वायर प्लस इसको भी वी एक्स स्क्वायर प्लस इसको भी वी एक्स स्क्वायर, तो टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा 3 टाइम, यानी वी स्क्वायर आ जाएगा 3 टाइम वी एक्स स्क्वायर। यहां से बच्चों अगर मैं वी एक्स स्क्वायर यानी कि स्क्वायर मीन वेलोसिटी निकालना चाहूं, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर क्या हो जाएगा डिवाइड 1/3 वी एवरेज और स्क्वायर मीन वेलोसिटी। सो स्टूडेंट्स इस तरह जो है अगर हम ये वैल्यू जो है अपने फॉर्मूला जो हमने एक्स एक्सिस का निकाला जो था रो इंटू वी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर अगर हम ये वाली वैल्यू इंसर्ट कर दें वी एक्स की, तो तब हमारे पास क्या आंसर आएगा वो हम देखते हैं। ओके, हमने निकाला वी एक्स कॉम्पोनेंट जो था वो आया 1/3 वी यानी कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी फॉर द कॉम्पोनेंट्स अलोंग द एक्स एक्सिस। फॉर्मूला था पी एक्स का हमने लिया मोमेंटम का। ओके, अब इसकी जगह पर हमने ये वाली जो वैल्यू जो है वो इंसर्ट करते हैं, तो हमारे पास पी एक्स इक्वल आ जाएगा रो 1/3 इसके
जबकि इसको थोड़ा प्रीसाइजली लिखते हैं तो रो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो ओवर 3। तो ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल आ जाता है। अब क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जो हमारे पास प्रेशर जो है अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस सेम है, तो इट मीन्स दैट सब के लिए ये होगा, यानी कि पी एक्स इक्वल पी वाई इक्वल क्या है, पी जी। हमने ये कंसिडर किया हुआ है, तो इट मीन्स दैट के, सॉरी ये मैंने वी एक्स में लिख दिया, ये नहीं आना, वी स्क्वायर ही आएगा क्योंकि ये इसके इक्वल है। हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है ना, तो वी स्क्वायर ही आएगा, वी स्क्वायर 1/3 वी स्क्वायर यानी मीन स्क्वायर 1/3 मीन स्क्वायर, क्योंकि ये सबका सेम है तो इट मीन्स दैट ये हमारे पास टोटल प्रेशर इक्वल पी की हो जाएगा। यानी जितना प्रेशर अलोंग द एक्स एक्स है, जितना प्रेशर अलोंग द वाई एक्स है, जितना प्रेशर अलोंग द जी एक्सेस है, ये सारे का सारा सेम है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी है मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस की, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो गैसेस हैं वो यूनिफॉर्म डेंसिटी के है। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ जो प्रेशर होगा वो हर साइड पे इनसाइड द कंटेनर वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द गैसेस क्या है, वो यूनिफॉर्म है। सो हम लिख सकते हैं इस वाले एक्सप्रेशन को कि P इज इक्वल टू रो ओवर 3 वी स्क्वायर इंटू दिस। ओके बच्चों, अब हम रिप्लेस करने जा रहे हैं रो डेंसिटी को। तो रो हमारे पास एक्चुअली क्या होती है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो लेट्स रिप्लेस दिस, रो इज इक्वल टू टोटल मास हमारे पास क्या था, m इंटू कैपिटल N, और वॉल्यूम क्या था, v। अब हमने इसको रिप्लेस करना है, तो इसको रिप्लेस करते हैं, यहां पर कर लेते हैं, तो टोटल p हमारे पास एक्चुअली इक्वल आ जाएगा m n ओवर 3v एवरेज। अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करने जा रहे हैं हम एक्चुअली, क्योंकि ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, तो इसी तरह इन क्योंकि पार्टिकल जो है हमने देखा कि पार्टिकल जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस होता है, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन और लीनियर मोशन। जबकि हमने देखा जो प्रेशर जनरेट होता है एक्चुअली वो किस वजह से होता है, लीनियर यानी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से। तो इट मीन्स इनकी कोई ना कोई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। अब हम इसे थोड़ा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेके जाने लगे हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो इस सारे एक्सप्रेशन को जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ले जाते हैं, तो हम इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। करना ये है कि हमने यहाँ पे इस फार्मूले में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। चूंकि मैस जो है वो एवरेज मैस, सबका मैस सेम है, तो m को अंदर ले जाएंगे, तो प्रेशर हमारे पास आ जाएगा। ओके, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, यानी 2 से जब मल्टीप्लाई किया 2n ओवर 3v, जबकि मैस अंदर लग गया तो 2 से हमने इसे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, मैस एवरेज मैस और मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये आ गई। ओके बच्चों, ये वाला एक्सप्रेशन जो है आपके पास अगर देखें, ये वाला ये हमारे पास बनता है काइनेटिक एनर्जी का। जबकि इतना पोर्शन ये वाला, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम n नॉट कह देंगे। P इज इक्वल टू 2 ओवर 3, इसको लिख लें n नॉट। जबकि ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि जो मोमेंटम इम्पार्ट हो रहा है, मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, मोमेंटम जो एक्चुअली प्रेशर जनरेट कर रहा है, जो टोटल प्रेशर है वो ड्यू टू द ट्रांसलेशनल मोशन है, जो कि मोमेंटम शिफ्ट होता है, प्रेशर जनरेट होता है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ड्यू टू द ओनली वन मोशन विच इज अ ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द molecules, translational motion of the molecules. So we can see that this component is constant, number of molecule per unit volume constant है, 2 और 3 भी constant है। ये वाला हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी मीन स्क्वायर एवरेज काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि हमारी जो प्रेशर जो है जो जनरेट होता है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एज अ रिजल्ट ऑफ द मोमेंटम ट्रांसफर ड्यू टू द ट्रांसलेटरी मोशन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द molecules of the gas particles. So this is the kinetic theory
which describe how the pressure is generated, how the pressure is developed when the molecules collide on the walls of the container. Actually, molecules transfer momentum, and as a result, this momentum develop a pressure on the walls of the container, which is because of average translational kinetic energy of the molecules. So students, now you can see that how the pressure generated and how kinetic theory of the gases tells us that this pressure generated only and only translatory motion of the molecules of the gases, and only by the translational average kinetic energy of the molecules. ओके स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, टॉपिक नंबर 11.1 का सब टॉपिक नंबर 2. पहले हमने किया प्रेशर ऑफ गैस, अब हम करने लगे इंटरप्रिटेशन ऑफ द interpretation of temperature, interpretation of temperature in kinetic theory of gases. So interpretation of temperature के लिए हम जो experimental data लेते हैं अपना आइडियल गैस का, जो कि है PV is equal to nRT. ओके बच्चों, यहाँ पे P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, R हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट, T हमारे पास जो है टेम्परेचर इन केल्विन जो है वो लिया जाता है, और इसकी वैल्यू आप लोगों को पता ही है 8.341 जॉल पर मोल पर केल्विन होती है R की. जबकि N हमारे पास जो है इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ओवर एवोगैड्रो नंबर, जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल आता है और नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है. अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं, हम इसकी रेशो को कुछ इस तरह ले लेते हैं, N इंटू R ओवर NA इंटू T, जबकि ये वाला जो फैक्टर है ये हमारे पास इक्वल होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K इंटू टी के, एन के टी हो जाएगा. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के जिसकी वैल्यू 1.38 10⁻23 होती है, वो आपकी बुक के अंदर लिखिए, यानी कि 1.38 10⁻23 जॉल पर केल्विन. अब बच्चों हमने इक्वेशन यूज करनी है यहाँ पर, वही जो हमने प्रेशर जनरेट करते हुए जो ड्राइव की थी 2/3 n मीन, यानी कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाली की, ओवर V. ओके, ये V डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें. PV इक्वल आ जाएगा 2/3 n एवरेज 1/2 mV एवरेज, यानी कि इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें. अब हमने लिखना है कंपेयरिंग, ये देखें ये भी PV इसकी लेफ्ट साइड है, इसकी लेफ्ट साइड भी PV है. अब हमने कह रहा है कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 को कंपेयर करते हैं. 1 और 2 को जब हम कंपेयर करके लिखेंगे बच्चों, तो 1 और 2 को जब हम कंपेयर करते हैं तो N K T एक्चुअली इक्वल आ जाएगा हमारे पास इसके 2/3 n इंटू 1/2 mv स्क्वायर एवरेज. n से n कैंसिल कर दें, t इक्वल आ जाएगा k मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड हो जाएगा 3k mv स्क्वायर के. जबकि बच्चों आप देखें ये कांस्टेंट है पूरा, तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एवरेज टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है किसके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के. यानी कि ये शो करता है कि अगर ये रिलेशन जो है एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर जो है, अगर फॉर आइडियल गैस के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या करती है, बढ़ती है. यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द gas molecules. So we can say that average kinetic energy of the gas molecule shows itself like a microscopically. Yani microscopically means to say small particles, okay, and each particles when gain a temperature they became furious, they became vigorous, और उनकी
ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है और उनकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। सो हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली दिस रिजल्ट शोज माइक्रोस्कोपिकली इन इटसेल्फ एज अ टेम्परेचर। सो इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर जो है ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है फॉर द गैस मॉलिक्यूल्स। नाउ बच्चों अब हम थर्ड टॉपिक जो है इसका जो करने जा रहे हैं, सब टॉपिक जो थर्ड है वो है हमारा डेरिवेशन ऑफ द गैस लॉज। हमारे दो बेसिक गैस लॉ जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फर्स्ट इज द बॉयल्स लॉ, हम एक्चुअली करने जा रहे हैं डेरिवेशन। ओके बच्चों, हम इसका सब टॉपिक करने लगे हैं वो है डेरिवेशन ऑफ द गैस लॉज। फर्स्ट गैस लॉ जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो उसे कहते हैं बॉयल्स लॉज। बॉयल्स लॉ जो है एक्चुअली क्या बताता है हमें, बॉयल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर आवर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गिवन वॉल्यूम ऑफ द फिक्स नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। उसी को हम ड्राइव करने जा रहे हैं एक्चुअली बॉयल्स लॉ को। इक्वेशन वही यूज करेंगे, पी वी इज इक्वल टू 2/3 n इंटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ओके बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये हिस्सा भी कांस्टेंट है, जबकि जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, जब हमने टी जो है वो कांस्टेंट रखना है, तो हमने पढ़ा कि हमारी जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा इट मींस हमारा ये फैक्टर जो है यानी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो इट मींस दैट पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। या हम लिख सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द V, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर आवर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pressure of the gas, inversely proportional to the given mass of the molecules. So this is the Boyle's law. Now let us drive for the Charles law. Charles law जो है this is the second law of the gases or the ideal gases. तो ideal gas के लिए second law जो हम ड्रा करने जा रहे हैं वो है Charles law. Charles law of gases. ओके, चार्ल्स लॉ के अंदर हम उसी तरह इक्वेशन यू ही यूज करेंगे, पी वी इज इक्वल टू 2/3 n इंटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहां से हम देखें पी उधर ले चलते हैं, 2/3 n/p एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके बच्चों, ये वाला हिस्सा जो है ये सारा का सारा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, इट मींस दैट V हमारी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी के है, जबकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो थी एक्चुअली इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T विच इज द चार्ल्स लॉ, जो बताता है कि वॉल्यूम of a fixed small number of molecules is directly proportional to the absolute temperature provided the pressure remains constant. pressure अगर हम constant रखते हैं तो temperature यानी volume जो है वो directly proportional है absolute temperature के। ठीक है, so this means this is the Charles law.